और पिछले दिनों आपको याद होगा कि इस किस्म की भी खबरें आई थी कि उन्होंने इंग्लैंड में अप्लाई किया हुआ है, जब भी पासपोर्ट मिलेगा। और एक दफ़ा उन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो चाहेंगे कि अपना वो इंडिया IPL में हिस्सा लें। तो फिर ज़ाहिर दोनों मुल्कों के रिलेशंस भी ऐसे बन गए, मुश्किल हो गया कि वो किसी भी पाकिस्तानी को अपनी टीम में लेंगे। तो हालिया दिनों में उनकी परफॉर्मेंस का जिक्र हो रहा है। मोहम्मद आमर की परफॉर्मेंस वैसी रही नहीं है जैसी एक तवक्को की जाती थी। इवन अमाद वसीम को भी किसी ने नहीं लिया। मुझे याद है कि एंड पे जाकर जब मोहम्मद अमाद वसीम को लिया रावलपिंडीज़ ने, तो फिर उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया था कि मैं देखूंगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं। तो दोनों प्लेयर जो है उतनी फॉर्म नहीं है जैसी माजी में इनकी होती थी, या बाज़ फैंस की तवक्को थी कि इनकी ऐसी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा ही है कि लग रहा है, या ये जानना चाहिए कि क्या वाकई में उनका क्रिकेट से जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है। स्क्वाड हमारे सामने आया बांग्लादेश के साथ, सीरीज़ के हवाले से आपको कैसा स्क्वाड लग रहा है शान मसूद की कप्तानी में? देखें, शान मसूद की कप्तानी तो मुतवक्को थी, क्योंकि बड़े अरसे से ये कहा जा रहा था कि ज़ाहिर कप्तान बरकरार रहेंगे, और ना सिर्फ वनडे भी और बल्कि T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनकी जगह एक ज़माने में कहा जाता था सऊद शकील को बनाया जाएगा, लेकिन ठीक है, शान मसूद की कप्तान के उनको कप्तान बरकरार रखा गया। और टीम में जैसा कि आपने खुद कहा कि 4 नए खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। और जहाँ तक इंतज़ामिया का तल्लक है, तो सरफराज के बारे में बहुत पहले न्यूज़ आ रही थी, और 1 माह पहले उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान भी किया था। असद शफीक जो हैं वो बैटिंग कोच बनाए गए हैं, उमर गुल जो है बॉलिंग कोच बनाए गए हैं। तो असद शफीक जो है ख़ास तौर पर आपको पता है वो सिलेक्टर भी हैं, कराची में एकेडमी के हेड भी हैं, बहुत कुछ हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बहुत ही कम गो हैं। बल्कि यूँ लगता है बाद औक़ात तो जितना उनमें कॉन्फिडेंस है शायद ऐसे लोग सूट करते हैं। जहाँ तक सरफराज का तल्लक है, सरफराज क्योंकि अंडर 19 के पहले साथ थे, फिर पाकिस्तानी टीम जो है इंग्लैंड शाहीन्स इंग्लैंड लायंस के ख़िलाफ़ खोली, वहाँ भी वो टीम के साथ थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जल्दी है, एक गाइड भी अच्छा करते हैं, प्लेयर के साथ गोल मिल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका था कि फिर वो सिलसिला शायद बंद कर देना चाहिए जो लेवल 3 और लेवल 4 कोचिंग वाला एक शुरू किया हुआ। एक ज़माना आता है, बोर्ड के भी मुख्तलिफ फेजेज़ आते हैं PCB के। एक ज़माने में वो कहते हैं कि उसी को कोच रखेंगे जिसने लेवल 4 किया हो, 3 किया हो। एक ज़माने में आता है कि अगर साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और अच्छा क्रिकेटर है, इससे पहले ज़ाहिर है मिसबा भी मौजूद थे, तो फिर भी एक कोचिंग कोर्सेज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है, इनको लगा दिया जाता है। जहाँ तक टीम का तल्लक है, उसमें कोई 1 साल के बाद कम बैक किया मोहम्मद अब्बास ने। मोहम्मद अब्बास अपने वक्त के अच्छे बॉलर थे, जिस ज़माने में उनको लेना चाहिए था तो उनको इग्नोर किया जाता रहा। वो इंग्लैंड में काउंटी खेलते हैं, वहाँ विकेटें भी लेते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश में उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम में हसन अली मौजूद हैं, शाहीन अफरीदी मौजूद हैं, खुरम शहजाद मौजूद हैं, तो वहाँ अब्बास की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। अलबत्ता 2 स्पिनर वो ऑटोमेटिक चॉइस थे, नुमान अली और साजिद, और एक हल्के को मैंने सुना है कहते हुए कि इब्रार की टीम में जगह बनती है, तो तीसरे सलमान आगा हैं जो लाजमी अमूमन जो है प्लेइंग 11 में भी शामिल होते हैं। तो इस मौके पे क्योंकि 2 टेस्ट हैं, एक 8 तारीख को ढाका में, 16 को सिलट में, और दोनों अहम मैच है, लेकिन रिकॉर्ड बहरहाल पाकिस्तान के फेवर में है कि 8 टेस्ट मैच खेले गए हैं बांग्लादेश में आज तक, और पाकिस्तान वहाँ पे हारा कोई नहीं है। लेकिन मौजूदा बांग्लादेश की टीम एक अच्छी टीम है और बड़ा टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान को। बिल्कुल इम्प्रूविंग साइड है बांग्लादेश की जो करंट टीम है। सलीम साहब कहिएगा, पाकिस्तानी टीम में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो हमें कंसिस्टेंसी का नज़र आता है। आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा अब कुछ बेहतर होगा, या इसको सॉल्व करने के लिए जो अब डिसीजन लिए गए हैं वो कितने बेहतर साबित होंगे? देखिए, हर सीरीज में हम यही देखते हैं, नए प्लेयर्स कुछ आते हैं, अगली सीरीज में वो बाहर हो जाते हैं, फिर दूसरे नए आ जाते हैं। तो अब करना ये है कि अगर यंगस्टर्स को आप मौके दे रहे हैं, जैसे अभी 5 खिलाड़ियों को या 4 खिलाड़ी जो है नए शामिल किया गया है, तो इनको फिर मौका भी दें। अब्दुल्ला फजल है, माज बट्टा है, अजान अवैस और मोहम्मद गाजी और ये नहीं कि बांग्लादेश की सैर करा के उनको वापस ले आए। वैसे तो अगर हम देखें तो कायदे आजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 1000 रन साद बेग ने बनाए थे, वो नहीं है टीम में। शामिल हुसैन की हर कोई तारीफें करता है, 899 रन उन्होंने बनाए थे, वो भी टीम में नहीं है। जो दूसरे यंगस्टर्स आए उनकी भी परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन बात यही आती है कि रिजवान को जो हम देख रहे हैं उनकी करंट फॉर्म ठीक है, वो T20 में उनकी फॉर्म खराब है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो टेस्ट में आके फॉर्म उनकी अच्छी आएगी। लेकिन वो भी बरकरार रखा गया उनको। तो कुछ इस तरह की चीजें जो नजर आ रही हैं, मगर क्योंकि ये सीरीज हल्की बांग्लादेश से है तो इम्कान यही है कि पाकिस्तान टीम उसको बेहतर परफॉर्म करेगी। जहाँ तक सरफराज अहमद का ताल्लुक है, उनको हेड कोच बनाया गया है। और देखिए, क्रिकेट में और जिंदगी के दीगर शोबों में बड़ा फर्क होता है।
एक MBBS जिस बंदे ने नहीं किया हो उसको आप डॉक्टर नहीं बना सकते। ना वो किसी को देख सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, ना ही वो किसी की सर्जरी कर सकता है। लेकिन ये क्रिकेट एक अलग चीज़ है, ये खेल है। यहाँ पर ये लेवल 3, लेवल 4 ठीक है, इनकी अपनी जगह अहमियत है, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये पैमाना नहीं है कि जिसने लेवल 4 किया हुआ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे ऐसे बंदों ने लेवल 4 कोचिंग की हुई है कि आप उनको देख के बोलेंगे वो तो बच्चे को कुछ ना समझा सके। तो इस चीज़ को पैमाना नहीं बनाना चाहिए। सरफराज की डिग्री जो है वो उनकी काबिलियत है, जो नेशनल टीम के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता और क्रिकेट पे PSL टाइटल जीते। क्रिकेट पे उनकी जो नज़र है सब लोग उस चीज़ को मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब रह सकते हैं। कोच फिर उमर गुल, उनकी सलाहियतों पर तो किसी को कोई एतराज़ ही नहीं कर सकता। कितने ज़बरदस्त वो फास्ट बॉलर रहे हैं, वो तो इन बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त करते हैं। हाँ, असद शफीक का थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है वो उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो यस मैन है। उनको कोई भी काम दो बेचारे चुपचाप करते रहते हैं, तो किसी को पता भी नहीं होता कि ये है। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट को अच्छे भी लगते हैं कि चलो यार होना चाहिए। सरफराज भी इसी तरह के हैं। तो अब उम्मीद यही है कि ये 3 शरीफ लोग जो क्रिकेट में भी काफी कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, ये आए हैं। इनके साथ चौथा जो कप्तान है शान मसूद, वो भी टैलेंटेड बंदा है और अच्छा इंसान है। तो ये मिलके एक अच्छा कॉम्बो बनाएंगे और पाकिस्तान टीम को इस साल बहुत टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। गालिबन 9 टेस्ट है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो ये मिलके ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्कुल मुफाज, अगर हम बात करें पाकिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में जो अपना एक क्लियर आइडेंटिटी है वो डेवलप नहीं कर सका है। फिर 4 प्लेयर्स को जिस तरह से शामिल किया है, आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने इससे पहले भी जब देखे बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में, तो अब कितने अच्छे साबित होंगे हमारे लिए और हमारा जो एक रिकॉर्ड चल रहा है बांग्लादेश के साथ उसको बरकरार रखने में कितने अच्छे साबित हो सकते हैं? देखिए इफ्जा, यकीनी तौर पर ODI सीरीज़ में हमें बड़ा शौक किया बांग्लादेश ने। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शान मसूद की क़यादत में हम इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ जीतेंगे। आपको पता है अच्छी फॉर्म में है इस वक्त शान मसूद, टेक्निकली सॉलिड बैटर है, 38 उनकी ऑलमोस्ट एज है, तो अपनी टीम को भी साथ लेकर चलते हैं। और जहाँ तक ये स्क्वाड की बात करें तो मैं इसको बैलेंस स्क्वाड नहीं समझता। इसमें आपको पता है 4 चेहरे शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम अब्दुल्ला फजल की बात करें, 10 हाफ सेंचुरीज़ हैं इनकी और 4 सेंचुरीज़ हैं, 1800 से ज़ायद इनके रन्स हैं और अच्छे टेक्निकली सॉलिड बैटर ज़रूर हैं, इनका इंक्लूजन अच्छा है। लेकिन गाजी गौरी की सिलेक्शन पर थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। लिस्ट ए में उनकी 1 हाफ सेंचुरी और तकरीबन 17 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उसमें 200 से ज़ायद सिर्फ रन्स हैं। उनकी जगह मेरी नज़र में कामरान गुलाम को टीम में होना चाहिए। 2024 से बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी इंटेंट नज़र आती है टेस्ट क्रिकेट में उनकी। ख़ास तौर पर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें, इन्होंने 63 रन बनाए थे 200 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ये पेश रहे हैं, नेशनल जो कप होता रहा उसमें भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन आज तक सिलेक्शन कमेटी के पास कोई जवाब नहीं है कि आपने टीम से क्यों निकाला है। इसी शो में मुझे याद है माजी में भी मैं पीट के थक गया हूँ कि हमें कोई एक रीज़न आप बता दें। जब हमारे सोर्सेज ने बात की सिलेक्शन कमेटी से, उन्होंने कहा जी उनसे फील्डिंग नहीं होती। फिर जो आपने एक फील्डिंग कंसल्टेंट रखे हुए हैं बाहर से फॉरेन कोचेज, उनका क्या फ़ायदा। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा जी वो इंजर्ड रहते हैं। तो मतलब हमने तो देख रहे हैं कि वो परफॉर्म करें रिसेंटली तसलसल के साथ, हमें तो वो कहीं पर इंजर्ड नज़र नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ गाजी गौरी की जगह कामरान गुलाम को हम मिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की शेप में एक अच्छा विकेट कीपर मौजूद है। इसके अलावा हिफ्ज़ा मैं थोड़ी साइम अयूब की बात करूँगा, क्योंकि उनको भी इस स्क्वाड में होना चाहिए मेरी नज़र में। जब हमने एक बयानिया बना लिया कि साइम सिर्फ 2 ओवर्स में ही बैट कर सकता है। टेस्ट क्रिकेट का मकसद ही ये है कि आप लंबा खेलें, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो साइम नो डाउट अच्छे बैटर हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप ये समझते हैं कि T20 में उनकी जगह नहीं बनती, तो कम से कम आप उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका दें। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ रेस्ट देना चाहिए था। उनकी जगह मीर हमजा बहुत अच्छे ऑप्शन थे, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज हिफ्ज़ा आपको पता है मौजूद है। जिस तरह जाहिद साहब ने भी बात की, हमारे पास अब्बास है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको भी माजी में इग्नोर किया गया है। और ख़ास तौर पर खुरम शहजाद अपनी लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अब हमने मेरा ख्याल कसम खा ली है कि शाहीन को तमाम फॉर्मेट्स में ही खिलाना है। अब मिसाल मौजूद है PSL के मैचेस में, उनसे ना कोई पहला ओवर अच्छा हो रहा है और डेथ ओवर में वैसे ही वो घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बस हमने मुफाज पैटर्न पर सेट की हुई हैं और हम उसके अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं।